जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों सेकंड लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरे लेक्चर के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज फैराडेज लॉ, है ना। तो हम टॉपिक डालते हैं, बिना कुछ देरी किए हुए अपना टॉपिक डालते हैं बच्चों, फैराडेज लॉ। अब ये फैराडेज लॉ क्या होता है, इसको हमने समझना है, यानी कि फैराडेज के क्या क्या नियम थे, कौन कौन से लॉज फैराडेज के निकल के आए। तो यहां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे के हम दो नियम के बारे में पढ़ेंगे, दो लॉ के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो ये फैराडे का जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम बोलेंगे कि ये जो लॉ है, ये फैराडेज के लॉ जो हम पढ़ेंगे, चाहे फर्स्ट लॉ पढ़े चाहे सेकंड लॉ पढ़े बच्चा, तो वो दोनों ही डिपेंड होते हैं किस पे, दोनों ही डिपेंड होते हैं किसके प्रिंसिपल पे, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम बोलेंगे कि ये फैराडेज का जो लॉ है, ये फैराडेज लॉ किस पे बेस्ड है, तो हम यहां पर सबसे पहले लिख देंगे बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है फैराडेज के लॉ। ठीक है, फैराडेज क्या बच्चे एक साइंटिस्ट था जिसने यहां पर अपने लॉ दिए हैं, और वो दो लॉ दिए हैं, फर्स्ट सेकंड, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पे। तो यहां पर क्या है, हम बोल रहे हैं कि फैराडेज का जो लॉ है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है बच्चा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हमें पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का प्रिंसिपल होता है बच्चों क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसके ब्रैकेट में इसका प्रिंसिपल भी लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे इसका प्रिंसिपल क्या है। यहां पर है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है बच्चा, केमिकल एनर्जी में। तो हम बोलेंगे दैट इज प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल है किसका बच्चा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है, इसका मतलब है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको वहां पर फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना, ताकि तब जाके तुम्हारे समझ में यहां ये फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर फैराडेज लॉ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे बेस्ड है। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो होता क्या है बच्चों, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है भाई, हमारे पास इस तरह से क्या होता है, कंटेनर होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में और भी अच्छे से पढ़ा था, उसको लेक्चर देख लेना बच्चों जरूर सब के सब। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर है यहां पर ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि इस तरह से हमने कंटेनर लिया था और इसके अंदर हमने क्या डाला था, इसके अंदर डाले थे बच्चों हमने क्या, इसके अंदर डाला था इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बारे में मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से पिछले लेक्चर में बताया है, तो उस लेक्चर यानी कि लेक्चर फर्स्ट में बताया, उस लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर देखना, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन मैंने बताया था कि भाई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि चार्ज को क्या करता है, कैरी करता है, और वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूट जाता है, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है NaCl, ठीक। तो यहां पर Na पॉजिटिव आयन होंगे, Cl नेगेटिव आयन होंगे। साथ ही साथ हमने इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जो है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया बच्चा, ये इलेक्ट्रोड है। अब दो इलेक्ट्रोड हमने डाले हैं। इलेक्ट्रोड मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि इलेक्ट्रोड मेटालिक नेचर के होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और उनको जो है उन इलेक्ट्रोड में से एक तो होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। हम बोलेंगे एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड। और हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वहां पर एनोड पे तो होता है बच्चा पॉजिटिव चार्ज, और जो कैथोड होता है वहां पर उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ दिया। ये एक्सटर्नल सोर्स क्या है, हमारे पास बैटरी है। इज इट क्लियर, ये एक्सटर्नल सोर्स है, हम बोलेंगे ये क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल सोर्स। ये एक्सटर्नल सोर्स है जहां की सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जहां से एनर्जी आ रही है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ताकि ये इलेक्ट्रोलिस यहां पर क्या हो जाए, ये
ये प्रोसेस यहां पर, ये रिएक्शंस यहां पर प्रोसीड हो सके। तो इस वजह से हमारे पास यहां पर हमने क्या लिया है, ये इलेक्ट्रोड लिए हैं 2 और ये हमने एक्सटर्नल सोर्स लिया है बैटरी। और इस तरह से हमारे पास कुछ क्या बनता था बच्चा, इस तरह से हमारे पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन रहा था। हमारे पास क्या बन रहा था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे जो है पूरा का पूरा बेस्ड है फैराडे के फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बेस्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चा, दैट इज अ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, लॉ ऑफ फैराडे, यानी कि फैराडे का जो फर्स्ट नियम है उसमें उसने क्या बताया, ध्यान दीजिए बच्चा। फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया, उसने बताया यानी कि जनरल बात बताई है उसने, यानी कि जनरल बात क्या, कौन सी जनरल बात बताई है, ध्यान दीजिए, बहुत ही कॉमन बात बताई है। कॉमन बात क्या बताई है बच्चों, उसने बताया कि भाई जो यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा पूरा पूरा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो है इनर पोर्शन हो जाएगा, यानी कि इंटरनल पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे इनर पोर्शन। ये है हमारे पास इनर सेल और इस इनर सेल के साथ जो है ये एक्सटर्नल सोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी कि पूरा पूरा सेल हमारे पास ये है। इस तरह से हमारे पास पता है, हमें यहां पर एनोड पता है पॉजिटिव और कैथोड पता है नेगेटिव। हमें पता है कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये हमने पिछले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है, और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगा, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शंस का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने वहां पर पढ़ा है। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था, वो फर्स्ट लॉ क्या था, यानी कि जब भी हम लॉ लिखते हैं बच्चा, तो सबसे पहले हम वहां पर क्या लिखते हैं कि वो किसने दिया है, तो नाम फैराडे का, इसका मतलब फैराडे ने दिया होगा। तो सबसे पहला लॉ इसका क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेटमेंट को समझने से पहले यहां पर इस सेल को समझ लेते हैं, फैराडे के स्टेटमेंट, तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, फैराडे ने बहुत कॉमन सी बात बोली है फर्स्ट स्टेटमेंट में, यानी कि फर्स्ट लॉ उसने बहुत कॉमन से बोला है कि भाई उसने क्या बोला है कि यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, किसके थ्रू, इस एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, और कहां से जा रही है, इन इलेक्ट्रोड से होते हुए, इन इलेक्ट्रोड से, यानी कि ये एनोड और कैथोड से होते हुए इस सॉल्यूशन में जा रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जा रहा है। और जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जा रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है तब जाके डिसोसिएट हो रहा है अपने करस्पॉन्डिंग आयन, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसका मतलब चाहे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की बात करो, चाहे CuSO4 की यानी कि कॉपर सल्फेट की बात करो, तो यहां पर ये टूटेगा किसमें, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। यानी कि सिंपल सी बात कहने का मतलब यह है कि भाई जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यहां पर भेजेंगे, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यहां पर भेजेंगे इस सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा वो टूटेगा, डिसोसिएट होगा, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हमने अच्छे से पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ना उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में। तो यही बोला था उसने पहले लॉ में क्या बोला था, अपने फैराडे ने क्या बोला था, उसने बोला कि भाई जितनी ज्यादा हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इन इलेक्ट्रोड के थ्रू इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में उतना ही ज्यादा डिसोसिएट होगा, और जब वो उतना ज्यादा डिसोसिएट होगा तो उसके आयन उसके इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। जैसे देखिएगा कि यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, तो इसकी तरफ मूव करेगा कौन से, ये नेगेटिव आयन, और यहां पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो इसकी तरफ मूव करेगा ये पॉजिटिव आयन। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जब ये आयंस मूव करेंगे, मैं बात कर रहा हूं यहां पर मान लीजिए बच्चों क्लोरीन के आयन आ रहे, तो यहां पर ये क्लोरीन के आयन इस तरह से लग जाएंगे, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज आयन यहां पर लग जाएंगे, और ऐसे ही जो है यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आयन जो है इधर लग जाएंगे इस इलेक्ट्रोड पे। ये कब लग रहे हैं, ये कब लग रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक हो रहा है, जब ये इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट टूट किसकी वजह से रहा है, जब हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहां पर पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट अपने करस्पॉन्डिंग आयंस में टूटेगा, ब्रेक होगा, और फिर उसके आयन डिपॉजिट होंगे, यानी कि चिपकेंगे, डिपॉजिट होंगे कहां पर, उसके करस्पॉन्डिंग एनोड और कैथोड वाले
इलेक्ट्रोड पे। तो यानी कि वहां पर क्या बनेगा, वेट बनेगा, यानी कि यहां पर क्या होगा, वेट डिपॉजिट होगा। मान लीजिए यहां पर W1 डिपॉजिट हुआ, यहां पर W2 डिपॉजिट हुआ, यानी कि वेट डिपॉजिट हो गया इस इलेक्ट्रोड पे। तो यही था फैराडे का फर्स्ट लॉ। फैराडे ने क्या बोला कि भाई हम अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो उतना ज्यादा से ज्यादा ये इलेक्ट्रोलाइट यहां पर टूटेगा और ज्यादा से ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा इन इलेक्ट्रोड पे, चाहे वो एनोड हो चाहे वो कैथोड हो। इज इट क्लियर? बहुत आसान है। यानी कि इसको पहले हम जो है स्टेटमेंट से समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या है, यानी कि फैराडे ने बोला द वेट ऑफ आयन, द वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयन है ना, द वेट ऑफ आयन बोल दीजिए, फिर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे डिपोजिट हो रहा है। द वेट ऑफ आयन या फिर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, proportional to the quantity of electricity, quantity of electricity is passed from कहां से, इलेक्ट्रिसिटी कहां से पास कर रहे हैं बच्चा, एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बैटरी, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और उस एक्सटर्नल सोर्स के ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एक्सटर्नल सोर्स, यहां पर हम जो है इस तरह से लिख देंगे एक्सटर्नल सोर्स, और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे हम क्या, बैटरी। वो एक्सटर्नल सोर्स क्या है बच्चा, बैटरी, ठीक है। यानी कि फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स थ्रू इलेक्ट्रोड, थ्रू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, थ्रू इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, ऐसे जैसे लड्डू। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ आयन इज डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। जो वेट ऑफ आयन यानी कि जो वेट ऑफ यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो डिपोजिट हो रहा है उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि यहां पर दो बातें ध्यान रखना है कि वेट ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोल सकते हैं, चार्ज बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट में जो है यहां पर हमने चार्ज लिख दिया। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हम बोल रहे हैं पास है ना, यानी कि क्या बोल रहे हैं, वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि बैटरी थ्रू इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम या जितना ज्यादा चार्ज हम, यानी कि जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम इन इलेक्ट्रोड के थ्रू इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उतना ही ज्यादा आयंस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो ये है उसका स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट पे हम क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन किस तरह से है, ये एक्सप्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक्सप्रेशन किस तरह से होता है बच्चा, इसका ध्यान दीजिएगा। एक्सप्रेशन में क्या बोल रहा है, वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड, है ना। तो वेट ऑफ आयन मतलब बोले तो यानी कि W, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्ज। तो ये लिख दिया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q लिखने का मतलब हमारे पास बन जाता है कि यहां से इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है। W इज इक्वल टू ZQ बन जाएगा, और जब ZQ बन जाएगा तो हमारे पास हमें पता है कि W इज इक्वल टू ZIT बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, और ये हमारे पास फुल एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा किसका, फैराडेज का। तो ये फैराडेज का फुल एक्सप्रेशन निकल के आ गया, जहां पर हमारे पास है, जहां पर हमारे पास जो W है बच्चा वो क्या है, वेट ऑफ आयन, क्या है, वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड
है ना, यानी कि वेट ऑफ आयन या फिर वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। यहां पर जो Z है, Z इज अ कांस्टेंट कॉर्ड, ये एक कांस्टेंट है, ये इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कॉर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, केमिकल इक्विवेलेंट। इज इट क्लियर? ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैलेंट। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है बच्चा, इसकी वैल्यू कहां से आती है, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, डिपेंड्स स्टार करके, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, इस वजह से इसकी कोई, इस कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि बच्चे अक्सर ये चलते हैं लेके कि भाई कांस्टेंट है तो उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं। बच्चा यहां पर इस कांस्टेंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि भाई तुमने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रखा है, मान लीजिए NaCl ले रखा तो उसके लिए अलग होगा, CuSO4 ले रखा तो उसके लिए अलग होगा, ZnSO4 ले रखा तो उसके लिए अलग होगा, यानी कि हर किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होता है। इज इट क्लियर? और नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पर जो ये Q है, इस Q को भी हम बोल सकते हैं भाई ये Q क्या है हमारे पास बच्चा, ये Q है चार्ज, जहां पर हम पढ़ रहे हैं I तो हमारे पास करंट है, यानी कि I तो है करंट, जिसकी यूनिट है हमारे पास एम्पियर, है ना, उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो T है बच्चा वो है टाइम, और उस टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। इज इट क्लियर? तो इतना समझ में आ गया। अभी हम इसका ग्राफ भी पढ़ेंगे, पहले इसको बहुत अच्छे से छाप लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा इसका ग्राफ भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट निकल के आता है। वो ग्राफ क्या है, ग्राफ किस किस के बीच में है, बिटवीन हमने क्या बोला था कि भाई चार्ज यानी कि वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज। तो ग्राफ किस किस के बीच में है, वेट और चार्ज, यानी कि वेट और चार्ज के बीच में ग्राफ है। तो हमें पता है यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या जाता है बच्चा, हमें पता है इस कोऑर्डिनेट में हमने ले लिया वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड, और इस कोऑर्डिनेट में हमने ले लिया मान लीजिए चार्ज। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। तो ये इस तरह से यहां पर फैराडे का ग्राफ गया। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। अब सेकंड लॉ समझते हैं, और सेकंड लॉ भी जो है बच्चा इसी पे बेस्ड है, यानी कि जो फैराडेज के फर्स्ट सेकंड लॉ है वो दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे बेस्ड है। तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे हम जो है उसको समझ लेते हैं, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। पहले इसको छाप लीजिए, फिर इसको रफ करके जो हम सेकंड लॉ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो छाप लीजिए बच्चा इसे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। तो बहुत आसान है, यहां पर भी सेकंड लॉ ऑफ फैराडे बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है, कि यानी कि सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या बोलता है बच्चा, ये कुछ ज्यादा बात नहीं करता, ये सिंपली ये बोलता है कि जो वेट डिपोजिटेड हो रहा है इलेक्ट्रोड पे वो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसी के इक्विवेलेंट वेट के। तो ये बहुत सिंपल है हमारे पास। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि ये क्या बोलेगा, यानी कि सेकंड लॉ क्या बोलता है फैराडे का, यहां पर बोलता है बच्चा, यानी कि हम बोल रहे हैं दिस लॉ स्टेट दैट, क्या बोल रहा है ये लॉ क्या कहता है अपने आप में, दिस लॉ स्टेट दैट द वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, हम बोलेंगे द वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड at particular electrode is directly proportional to their यहां पर जो होता है बोलते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, यानी कि जो वेट ऑफ आयन डिपोजिटेड होता है किसी इलेक्ट्रोड पे वो उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू देयर इक्विवेलेंट वेट। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा ये, टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो ये हमारे पास हमने समझना है, यानी कि यहां से हमारे पास दो बातें निकल के आ रही हैं।
कि जो वेट डिपॉजिटेड हो रहा है आयन का किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे, वो उसी के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका एक्सप्रेशन अगर हमें लिखना है, इसका किस तरह से एक्सप्रेशन करना है इसका, ये तो ऊपर वाला तो क्या था बच्चा, यहां पर ये ऊपर वाला तो इसका स्टेटमेंट है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट। ठीक, तो ये स्टेटमेंट है और ये है इसका एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन किस तरह से बोल रहा है कि वेट ऑफ आयन, यानी कि जो है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसके इक्विवेलेंट वेट, यानी कि हमने लिख दिया यहां पर E, ये E को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, यहां पर इक्विवेलेंट वेट। तो ऐसे ही यहां पर जो है W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसी के इक्विवेलेंट वेट के, तो हम यहां पर लिख देंगे कि W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और यहां पर लिख देंगे W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चा, यहां पर दो इक्वेशंस बन जाएगी ऐसे, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 and W2 is directly proportional to E2। Is it clear? ये यहां पर दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं रेशियो ले लूं, यानी कि मैं अगर बात करता हूं इस तरह से, W1 बाया W2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, E1 बाया E2। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाता हूं, नीचे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाता हूं, तो वहां से जो है एक कांस्टेंट निकल के आएगा और कांस्टेंट ऊपर का नीचे से दोनों ही कट जाएगा, हमारे पास ये ही निकल के आ जाएगा, यानी कि W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें पता है कि W1 और W2 हमारे पास क्या है, ZIT होता है, यानी कि हमने पिछले जो है फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो है W इज इक्वल टू ZIT होता है। तो ये ZIT कब बोल रहा है, यानी कि वेट ऑफ आयन यहां पर जो डिपॉजिटेड हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट वेट पे है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके इक्विवेलेंट वेट। और साथ साथ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट, यहां पर हम आगे ये जोड़ देंगे एट कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज बोल दीजिएगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोल दीजिएगा, यानी कि यहां पर चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर IT की जगह क्या लिख दूं, Q लिख दूं, तो ये क्या है, W इज इक्वल टू ZQ, ये हमने पता है। तो ये Q क्या है, ये कांस्टेंट है, ये सेम है। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर इसके लिए क्या लिख देंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसके लिए W1 के लिए क्या आ जाएगा, Z1Q। Q तो कांस्टेंट है, यानी कि जो Q फर्स्ट में होगा चार्ज वो सेकंड में भी होगा, तो उसको हम Q1 नहीं लिख रहे हैं, ऐसे नीचे लिख देंगे Z2 और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इज इट क्लियर? अब ये कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास यहां से निकल के आ गया बच्चा क्या, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। इज इट क्लियर? बहुत ही आसान, यहां से ये निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको यहां पर हमने ये समझ लिया। यहां पर साथ साथ जो है बच्चा कि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि इसको हम अगर हटाएं तो इसी से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि ये E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1। इस तरह से हम बोलेंगे कि यहां पर E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, यानी कि हम बोल सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। और जब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z आएगा तो हम यहां से कांस्टेंट ले सकते हैं, E इज इक्वल टू Z, यानी कि FZ बोल दें या फिर ZF बोल दें, है ना, ये ZF ये हमारे पास यानी FZ आ जाएगा, FZ बोल दो या फिर ZF बोल दो। तो यहां पर ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये इक्विवेलेंट वेट है और ये F क्या है, ये F आता है बच्चे यहां पर, यानी कि हम यहां पर अगर तीनों चीजें पढ़ें तो हम बोलेंगे E तो क्या है, इक्विवेलेंट वेट, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। आयन का इक्विवेलेंट वेट है या फिर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट है। और ये F जो है, ये F यहां पर फैराडे कांस्टेंट है बच्चे, क्या है, फैराडे कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। और ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, इसकी नहीं होती है अलग अलग वैल्यू, ठीक है ना। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96488 कोलम्ब इसकी जो है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन जब भी हम यूज करेंगे इसको तो हम जो है इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी 488 को हम जो है क्या मान लेंगे 500 कोलम्ब, और इसी वैल्यू को हम जो है यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल पोर्शंस में। यानी कि जब भी हम अगर बोले तो अगर हमारे पास फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम न्यूमेरिकल में रखेंगे तो ये डायरेक्ट रखेंगे, क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगा, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर वाली होती है। ठीक है बच्चा, तो यहां पर हमारे पास हमने समझ लिया है सेकंड लॉ भी, है ना। और सेकंड लॉ में हमारे पास एक नई बात निकल के आई है, इक्विवेलेंट वेट। और इस इक्विवेलेंट वेट को मैंने जो है सॉल्यूशन वाले लेक्चर्स में पढ़ा रखा है, जहां पर मैंने नॉर्मलिटी पढ़ाया था। ठीक,
अब यहां पर इसके बाद हमने जो है इसका ग्राफ भी देख लेते हैं और ग्राफ के साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि ये इक्विवेलेंट चीज होती क्या है। ठीक, तो इसको छाप लीजिए। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चा ग्राफ, सेकंड लॉ का ग्राफ, और वो ग्राफ भी हमने इंपॉर्टेंट याद रखना क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं बेटा पेपर में। तो ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में है, हम बोल रहे हैं वेट ऑफ आयन एंड किस किस के बीच में, इक्विवेलेंट वेट। इसके बीच में ग्राफ है, हमें पता है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट होता है, और हमने अभी पढ़ा है कि इक्विवेलेंट वेट यानी कि अगर हम यहां इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं इस कोऑर्डिनेट में और इधर ले रहे हैं हम वेट ऑफ आयन डिपॉजिटेड, तो हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ये हमने अभी पढ़ा है, अभी समझा है। ठीक है बच्चा, तो इस तरह से हमारे पास इसका ग्राफ भी हो गया, यानी कि सेकंड लॉ भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है कि ये इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट को हमने बहुत अच्छे से समझा है नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चंस में, यानी कि नॉर्मलिटी वाले टॉपिक में जो हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, तो सॉल्यूशन में सर्च करके देख लेना कि नॉर्मलिटी क्या होगा, वहीं पर इक्विवेलेंट वेट भी तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम यहां पर जो दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं वो दूसरा टॉपिक है बच्चों हमारे पास लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट बोलता है बच्चा कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली रिएक्शन है हमारे पास, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दे रहा है, यानी कि a प्लस बी गिव्स आउट, यानी कि हम क्या बोलेंगे a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी, ये हमारे पास रिएक्शन दे रहा है। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलता है कि इक्विवेलेंस ऑफ, यानी कि सबका इक्विवेलेंस क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंस ऑफ B इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ C इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ D, यानी कि हमारे पास ये जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है बच्चा, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है कि सबका इक्विवेलेंस क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से इसका नाम इक्विवेलेंस पड़ा। इक्विवेलेंस का मतलब ये सबको क्या कर देता है, इक्वल कर देता है, ये बराबर कर देता है सबको। और यहां से हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम पढ़ने वाले हैं इस इक्विवेलेंस का फॉर्मूला। और इक्विवेलेंस क्या होता है, इक्विवेलेंस का फॉर्मूला होता है बच्चा, इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास Q अपॉन F। एक तो ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर Q हमारे पास क्या होता है, चार्ज है ना, ये Q हमारे पास चार्ज होता है, और ये F होता है फैराडेज कांस्टेंट। क्या होता है बच्चा, फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास ये हमने लिख रखी है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये हमने क्वेश्चंस में रख दिया है अपने न्यूमेरिकल में। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा जो यहां पर फॉर्मूला निकल के आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। यहां पर इक्विवेलेंस का फॉर्मूला जो है दूसरा निकल के आता है हमारे पास NF, जहां पर N हमारे पास क्या है, इस F को थोड़ा छोटा बना देते हैं, इस F को जो है इस तरह से बना देते हैं, है ना। तो ये जो N है ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल है, यानी कि मोल हो जाएगा उस इलेक्ट्रोलाइट्स का, और यहां पर ये हमारे पास जो हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर। इज इट क्लियर, वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर किस तरह से निकाला जाता है, तो हमने ये वैलेंसी फैक्टर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट करके तरीके से समझना है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो उस वैलेंसी फैक्टर को समझते हैं बहुत आसानी से, पहले इसको छाप लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चा हमारे पास वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान है अपने आप में कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो वैलेंसी फैक्टर हमारे पास एसिड के लिए भी निकलता है, बेस के लिए भी निकलता है, और सॉल्ट के लिए भी वैलेंसी फैक्टर निकल के यहां पर आता है। साथ साथ हमारे पास किसी रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए भी वैलेंसी फैक्टर निकल के आता है। बहुत ही आसान है, जैसे लड्डू, ऐसा है जैसे लड्डू। तो देखते हैं यहां पर वैलेंसी फैक्टर किस तरह से हमारे पास, अगर हमें वैलेंसी फैक्टर किसी एसिड के लिए निकालना है तो हम एसिड के लिए किस तरह से वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। तो एसिड के लिए हम जब भी वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि जितना H पॉजिटिव आयन कोई एसिड डोनेट कर रहा है, नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेट, यानी कि डोनेट लिख देते हैं, यानी कि डोनेट लिख देते हैं, जितना H प्लस आयन कोई एसिड देता है उतना ही हमारे पास उसका क्या हो जाता है, वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल एसिड के पढ़ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, H2SO4 है, तो ये H2SO4 दो हाइड्रोजन आयन देगा, तो हम बोलेंगे ये जो है 2H पॉजिटिव आयन देगा, यानी कि 2H पॉजिटिव SO4
2 नेगेटिव में टूटेगा और ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन देगा। तो जब ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 2 निकल के आ गया। ऐसे ही यहां पर हमारे पास HCl होगा बच्चा, तो HCl ब्रेक होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहां पर ये एक ही जो है हमारे पास हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1। ऐसे अगर HNO3 की बात करते हैं, HNO3, तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, ये टूटेगा H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहां पर भी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे एसिड हमारे पास और निकल के आते हैं, जैसे हमारे पास H3PO3 यहां पर निकल के आता है, दूसरा H3PO4 निकल के आता है। वो बोलता है कि इनका वैलेंसी फैक्टर बताइए। तो इनका वैलेंसी फैक्टर मैं बात अगर करूं तो यहां पर दिख रहा होगा बच्चों को कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है और यहां पर भी 3 हाइड्रोजन है। बच्चे लिखेंगे यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 3, यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 3, यानी कि अगर हम बात करें यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 3, यहां पर भी वैलेंसी फैक्टर 3, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और गलत केवल और केवल ये ऊपर वाला है। तो ध्यान दीजिए ये गलत क्या है, यहां पर अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड है। तो इसका नाम है हमारे पास ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड और इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि सिंपल बोल सकते हैं फास्फोरस एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब भी ऑक्सो एसिड होते हैं तो ऑक्सो एसिड की एक खासियत है कि भाई जो सेंटर एटम होगा उसके साथ एक डबल बॉन्ड O लगेगा, एक सिंगल बॉन्ड OH तो अपने आप लगेगा, बाकी जो उसमें बचे हुए एटम होंगे उनको एक एक करके लगाएंगे। तो देखिएगा अगर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो एक डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH तो मैंने लगा दिया। अब क्या बचा, यहां पर बच गया एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। जब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बचा तो एक OH और लग जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और लग जाएगा। अब केवल और केवल क्या बचा है, एक हाइड्रोजन बचा है और वो हाइड्रोजन इस तरह से यहां पर अलग से लग जाएगा। तो अब इसका वैलेंसी फैक्टर देखो क्या आएगा, वैलेंसी फैक्टर अब क्या आएगा, यहां से H पॉजिटिव जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। तो अब इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं, अब इसका वैलेंसी फैक्टर 2 निकल के आएगा। क्यों 2 निकल के आएगा, क्योंकि यहां पर यह ध्यान रखना बच्चा कि यहां पर कोई H पॉजिटिव आयन जाता है जो OH वाला रहता है, यानी कि वो नहीं जाता जो P के साथ यानी कि सेंटर एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, वो यहां पर नहीं जाता। ये जाता कौन सा है, जो OH वाला होता है। तो यहां पर OH हमारे पास 2 ग्रुप हैं, तो इस वजह से यहीं से हमारे पास H पॉजिटिव आयन जाएगा और इस वजह से इसका वैलेंसी फैक्टर 2 निकल के आया है। ठीक है बच्चा, ऐसे अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो यहां पर भी इसका वैलेंसी फैक्टर 3 कैसे आया, तो इसकी भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या है, फास्फोरस सेंटर एटम है, हमें पता है डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH तो हमने बिना पूछे किसी से लगा देना है, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड का इंपॉर्टेंट बात होती है, इंपॉर्टेंट खासियत होती है ऑक्सो एसिड की, उसमें डबल बॉन्डेड O और एक सिंगल बॉन्डेड OH तो होता ही होता है। अब हमारे पास क्या बच गया यहां पर देखो 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, अब यहां पर 2 ऑक्सीजन बच गए, ठीक, और एक हाइड्रोजन यूज हो गया, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहां पर बच गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच गया। तो एक OH और लगा दो और एक OH और लगा दो, तो यहां पर 3-3 OH ग्रुप आ गए और यहीं 3-3 OH ग्रुप से एक H पॉजिटिव यहां से निकलता रहेगा। इस वजह से हम बोलेंगे यहां पर 3 इसका वैलेंसी फैक्टर्स निकल के आ गया। तो सिंपल हमने एक ध्यान रखना है कि कोई भी एसिड जितना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। इज इट क्लियर बच्चा? दूसरी हम बात करते हैं बेस की। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारे पास अगर बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे तो बेसिस के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ OH आयन, यानी कि हम बात करेंगे नंबर ऑफ OH आयन डोनर है ना, OH माइनस आयन डोनर। तो यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनर की, जितना OH नेगेटिव आयन डोनेट होता है उसी को हम बेस कहते हैं, यानी कि उसी को हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं बेस का। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इस एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि हमारे पास क्या है, NaOH है, तो ये NaOH कितना OH नेगेटिव देगा, हम बोलेंगे ये टूटेगा बच्चा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो इसने एक OH दिया तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1। ऐसे हम बात करें KOH, तो KOH की भी टूटेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो यहां पर भी इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया बच्चा, 1 निकल के आया। ऐसे हम बात करें यहां पर CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो यहां पर ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस OH है ना, यानी कि प्लस 2OH नेगेटिव। तो यहां पर जो है
2OH आया तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। और ऐसे हम बात करेंगे किसके लिए, AlOH का होल थ्राइस के लिए, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हमारे पास अपने आप, इसका वैलेंसी फैक्टर डायरेक्ट लिख देते हैं कि 3 आएगा। ऐसे हम बात करेंगे NH4OH, NH4OH। अब देखिए NH4OH में OH क्या है, केवल एक, यहां पर वैलेंसी फैक्टर क्या निकल के आ गया बच्चा, 1। तो इस तरह से हमारे पास किसी बेस के लिए जितने OH नेगेटिव आयन होते हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर, एसिड के लिए जितना H पॉजिटिव आयन होते हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर। अब हम बात करेंगे किसी सॉल्ट के लिए, तो हम बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर फॉर सॉल्ट, यानी कि तीसरा हमारे पास पॉइंट है, यानी कि फॉर सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट के लिए अगर हम वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो सॉल्ट के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हम बोलेंगे यहां पर होगा बच्चा हमारे पास सिंपल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वही उसके लिए क्या होगा हमारे पास वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे हम बोल रहे हैं NaCl, तो NaCl टूट रहा है किसमें बच्चा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो इसका वैलेंसी फैक्टर यहां पर क्या निकल के आ गया, 1, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे अगर मैं बात करता हूं CaCl2, तो यहां पर ये टूटेगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या निकल के आ गया बच्चा हमारे पास 2। और ऐसे अगर हम बात करें AlCl3, तो यहां पर इसका वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चा, अपने आप ही तुम्हें पता है 3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है बच्चा कि किसी रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए वैलेंसी फैक्टर आएगा रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए मान लीजिए जैसे हमारे पास यहां पर कोई रिडॉक्स रिएक्शंस है Zn प्लस CuSO4, तो यहां पर हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां पर किस तरह से यहां पर वैलेंसी फैक्टर निकल के आएगा, यहां पर वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं वही इसका हमारे पास वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। कि तो देखिए किस तरह से यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। यहां पर Zn जो है अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि इसमें यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, न्यूट्रल है, और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है Zn का, है ना। तो ये न्यूट्रल से क्या जा रहा है, ये न्यूट्रल से +2 जा रहा है, इसका मतलब यहां पर जो चार्ज डिफरेंस है वो 2 निकल के आ गया। ऐसे यहां पर देखो बच्चा CuSO4, Cu2 पॉजिटिव जो है कहां पर जा रहा है, Cu यानी कि 0 में जा रहा है, तो यहां पर भी चार्ज डिफरेंस क्या आ गया, यहां पर भी चार्ज डिफरेंस 0 आ गया। अगर चार्ज डिफरेंस सेम आया तो वो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर यानी कि n फैक्टर, इस वैलेंसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, n फैक्टर भी बोलते हैं। और ये हमारे पास यानी कि ये वैलेंसी फैक्टर लिखो या फिर n फैक्टर लिखो, ये हमारे पास यही निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास क्या होगा, ये डिफरेंस सेम होगा तो वही वैलेंसी फैक्टर निकल के आ गया। लेकिन अगर डिफरेंस दूसरा हो, यानी कि मैं बात करता हूं कि ये अगर कुछ इस तरह से देख लेते हैं, एग्जांपल दूसरा समझ लेते हैं। और दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, मान लीजिए एल्यूमिनियम है और ये ZnSO4 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो यहां पर बन रहा है Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, Zn अलग हो जा रहा है। तो देखिएगा बच्चा, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर एल्यूमिनियम अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। जब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो हम बोल रहे हैं यहां पर 3 का डिफरेंस है, और यहां पर Zn जो है +2 से क्या जा रहा है, ये +2 है और ये +2 से जो है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो यहां पर 2 का डिफरेंस है। तो यहां पर 3 का डिफरेंस, यहां पर 2 का डिफरेंस। जब डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस जब अलग अलग होता है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या निकल के आता है, वैलेंसी फैक्टर। यानी कि हमारे पास ये जो निकल के आया दोनों का मल्टीप्लाई करके वही हमारे पास वैलेंसी फैक्टर बोलो या चाहे n फैक्टर बोलो बच्चा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अगर जो है डिफरेंस सेम है तो वही n फैक्टर आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। और जो अगर डिफरेंट है हमारे पास चार्ज डिफरेंस, यानी चार्ज डिफरेंस अगर अलग अलग है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वही हमारे पास वैलेंसी फैक्टर निकल के आ जाएगा। और लास्ट समझते हैं वैलेंसी फैक्टर, लास्ट वाला क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मेटल दे रखा है या फिर एलिमेंट दे रखा है, तो जो एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी, यानी कि अगर हम बात करें किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग, तो एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इसकी वैलेंसी, है ना। यानी एलिमेंट की जो है वैलेंसी जो होगा वो उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाएगा 2। ऐसे अगर मैं बात करूं सोडियम है तो सोडियम का वैलेंसी क्या होता है 1, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो उसकी वैलेंसी होगी वो किसी भी एलिमेंट के रिगार्डिंग वही उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास वैलेंसी फैक्टर का पूरा आ जाता है समझ में। ठीक है बच्चा, आ गया बच्चा पूरा का पूरा समझ में। तो इसको बहुत अच्छे से छाप लीजिएगा। इसको छापना ऐसे ही है अपनी कॉपी में जैसे मैं समझा रहा हूं, और ऐसे नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे, और इन्हीं नोट्स से क्या होगा बच्चा तुम्हारा उदार होगा। और क्योंकि उदार की बात मैं क्यों कर रहा हूं, उदार मतलब तुम्हारी नैया पार होगी। नैया पार का मतलब है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर निकल के आएंगे, और साथ ही साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जैसे नीट और जेईई मेंस, वहां पर भी सिलेक्शन होगा बिल्कुल चुटकी बजा के, जो अगर इन नोट्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है, एक एक बात को बिल्कुल अच्छे से समझा है। ठीक, तो मैं एक बात ध्यान रखना बच्चा, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि बच्चों नोट्स बस वही पढ़ने जो मैं लिखवाऊं, क्वेश्चन चाहे तुम कहीं से भी उठा सकते हो। ठीक है ना, कभी ऐसे नहीं करना कि मेरे नोट्स भी देख लिए, कहीं और से भी नोट्स देख लिए, कहीं और बुक से भी नोट्स देख लिए, और बच्चों के पास इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, और फिर कुछ लास्ट में कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो चीजें मैं एक एक करके तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल वही चीजें तुम्हें धीरे धीरे पढ़ते चले जाना है, और फिर देखना तुम्हारी केमिस्ट्री बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगी, उंगलियों पे केमिस्ट्री हो जाएगी, और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी तुम्हारी उंगलियों पे नाचने लग जाएंगे बच्चा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना नोट्स हमेशा इन्हीं को पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है, पर पढ़ना इन्हीं को है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से आ जाए, फिर क्वेश्चन हम कहीं से भी लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो छाप लीजिएगा। तो ये हमारे पास यहां पर जो है दूसरा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे जो है तीसरे लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे।